फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक ऐसी कंपनी जिसका इंतजार सबको 2025 अगस्त 2025 से था, क्योंकि अगस्त 2025 में इसका पहला अगस्त या सितंबर ऐसे कुछ था डेट में पहले पहला ड्राफ्ट इसका आया था। तब से हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारत की पहली एआई कंपनी है, बहुत जानदार शानदार परफॉर्मेंस करने वाली है। हम ही नहीं, सभी लोग इंतजार कर रहे थे। हालांकि इसका डेट भी आ गया है, 9 फरवरी से ओपनिंग है, ठीक है। उसी दिन से ये जो है आईपीओ आप परचेज कर सकते हैं। ओपन ये 9 फरवरी 2026 को हो रहा है, ठीक है। बट 3 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है, ड्राफ्ट आया है, डेट आई है। और 4 तारीख का जो इसका जीपीएम था वो लगभग 165 के आसपास था। 4 तारीख को इसका जो जीपीएम था वो कितना था भैया? जीपीएम इसका जो था वो 165 के आसपास था, और आज की डेट में इसका जीपीएम घट के 90 पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि भैया इसका जीपीएम जो गेस लगाया जा रहा था लगभग 200 प्लस चलेगा। कितना चलेगा? 200 प्लस चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जितना चल रहा है उतना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है। फिलहाल हम इस वीडियो के अंतर्गत फ्रैक्टल एनालिटिक्स के पूरे बेसिक से लेकर के कि कंपनी कब बनी, किसने बनाई, कौन है इसके सीईओ, ठीक है, उसके बाद में काम क्या करती है, और इसने अपना आईपीओ क्यों लेकर के आया, आईपीओ के पैसों को क्या करेगी, कितना इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, मैं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। लास्ट में जीपीएम के ऊपर, जो कि 3 दिन के लगातार 4, 5 और 6 3 दिन के जीपीएम के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि एकदम लास्ट में होने वाला है। और बीच में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे कैसे ये ग्राफ डाउन जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये 90 कम नहीं होता है, 90 बहुत बड़ा नंबर होता है। फिलहाल अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कम ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा बढ़ जाता तो और बढ़िया होता, लेकिन चलिए ठीक है। बात करते हैं, कंपनी को शुरू करते हैं भैया। सबसे पहला जो हमारे अंदर प्रश्न उठता है, कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो फ्रैक्टल एनालिटिक्स है भैया, इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका नाम ही आ जाता है। जो फ्रैक्टल एनालिटिक्स है, इसका नाम फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड कंपनी है। क्या नाम है? फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड इसका नाम है। बात करते हैं भैया ये बनी कब थी, तो याद रखना भैया 2000 सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके को फाउंडर्स कौन कौन से हैं, तो याद रखना श्रीकांत बेला मकानी, श्रीकांत वेला मकानी और प्रणय अग्रवाल, ये 2 लोग जो है इसके को फाउंडर हैं। और लीडरशिप भी यही दोनों लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो लीडरशिप है ये इन्हीं दोनों के पास, श्रीकांत और प्रणय दोनों के पास है। इन्हीं दोनों के प्रभुत्व में प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं यही दोनों लोग, ठीक है। चलो बात करते हैं इनके, थोड़ा सा हम चेहरा भी देख लें, क्योंकि भाई किसी के ऊपर पैसा लगाने जा रहे हैं तो ऐसे तो हम अपने जानने पहचानने वालों को भी 10 रुपया उधार नहीं देते, लेकिन फिर भी पैसा लगाने जा रहे हैं तो उनका थोड़ा बहुत चेहरा मोहरा पता होना जरूरी है। तो ये आपके भैया श्रीकांत जी हैं, ये आपको इनका चेहरा दिखाई पड़ा होगा। और ये आपके प्रणय अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो आई होप मतलब फाउंडेशन के बारे में आपको नॉलेज हो गई होगी। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कंपनी काम क्या करती है, क्या इसके भविष्य में कोई ग्रोथ है कि नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या काम करती है और भविष्य में इसकी ग्रोथ है कि नहीं, बिजनेस और ग्रोथ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जानो तो भैया यह एक एआई कंपनी है। कैसी है? एआई कंपनी, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ये डाटा एनालिटिक्स कंपनी है। डाटा एनालिटिक्स कंपनी है जो व्यवसायों के डाटा आधारित निर्णय लेने में मदद करती है। सिंपल सी बात है, कोई कंपनी है, एग्जांपल समझो, कोई कंपनी है, वो अपनी कंपनी में कुछ सुधार करना चाहती है, कुछ नई चीजें जोड़ना चाहती है, तो ये इससे संपर्क करे। किससे करे? फ्रैक्टल एनालिटिक्स से। इससे जब संपर्क करेगी तो ये उनके कंपनी का डाटा को थोड़ा बहुत देखेगी, समझेगी और करने के बाद कुछ सजेशन देगी। तो इस तरीके से, हालांकि इसका डिमांड फ्यूचर में काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाने वाली है, काफ़ी डिमांड चलेगा। फिलहाल इसके 2 प्रमुख कार्य हैं भैया। इसके काम को 2 प्रमुख हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। कौन सा? पहला आता है फ्रैक्टल एआई और दूसरा आता है फ्रैक्टल अल्फा। एआई में भैया एआई सेवाएं दिया जाता है और एआई उत्पाद दिया जाता है, ठीक है। इस तरीकों से आपको उसको ध्यान में रखना है। वहीं पर अगर हम बात करें भैया फ्रैक्टल अल्फा की, तो इसमें एआई बिजनेस इनोवेशन यूनिट्स के बारे में चर्चा होती है। चर्चा क्या कि इसके ऊपर काम होता है, ठीक है। अगर हम इसके ग्राहक के बारे में बात करें भैया, तो इसके ग्राहक विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, उसके बाद नविदा, अमेज़न, मेटा, टेस्ला इत्यादि, ये सारी कंपनियां जो हैं इसके ग्राहक हैं। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इसके ग्राहक है तो भैया इसके ऊपर विश्वास करना तो बनता ही है, ठीक है। इन्होंने विश्वास कर रखा है तो हमें तो विश्वास करना ही चाहिए। बट ऐसे दूसरों के ऊपर भरोसा करना भी अच्छी बात नहीं होती है। चलो बात करते हैं भैया भविष्य की। क्या इसके भविष्य में कोई ग्रोथ है या मार्केट में इसकी कोई अपॉर्चुनिटी है? तो इसमें बात करें भैया एआई और जो ऑटोमेशन है भैया, इसकी मांग बढ़ रही है।
कहाँ पे? दुनिया भर में बढ़ रही है। दुनिया भर में बात करें, इंटरप्राइजेस एआई मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और वहीं पे अगर हम बात करें, फ्रैक्टल कई क्षेत्रों में एआई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, कई में कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कौन सा भैया, क्लाइडो आई एआई, ठीक है। उसके बाद वैद्य एआई, और उसके बाद कांगेटिक। ये आपको यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? जानकारी रखो। ये कई जगहों पे अपना ऐप डेवलप कर रही है, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, जिनमें से 3 नाम मुख्य हैं जो अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। कंपनी की बात करें भैया, तो ये यूएस और ग्लोबल मार्केट में विस्तार हो रहा है इसका। खास करके ये खुद जन एआई मॉडल और सेवाओं के साथ, ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या पिछले साल में, कुछ 3 सालों में, क्या ये कुछ कंपनी कमा पाई है कि नहीं कमा पाई है? क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ का हिस्ट्री नहीं देखते, समझ में नहीं आता कोई भी चीज़। तो यहाँ पे हम देखेंगे भैया रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। 2023 में तो जो इसका रेवेन्यू था भैया, वो कुछ 2043 करोड़ के आसपास था, लगभग 2043 करोड़ था, ठीक है। और इसमें जो इसको प्रॉफिट हुआ था, 194 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं पर 2024 में बात करें तो 2241 करोड़ का जो है क्या हुआ था भैया, रेवेन्यू हुआ था। वहीं पर बात करते हैं तो 54 करोड़ रुपए का इसे लॉस भी हुआ था उस साल 2024 में। लेकिन 2024 में जो लॉस हुआ, उसको 25 में उसने कवर किया। देखो 2025 में अगर बात करें तो ये 2816 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ इस कंपनी का, जिसमें 220 करोड़ इसका क्या हुआ भैया, प्रॉफिट रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सोर्स भी बता दिया गया कहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब इसके फाइनेंशियल डाटा के बारे में देखते हैं, रेवेन्यू के बारे में। तो वही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1985, फिर 2196 और उसके बाद 2765। देखो ये दोनों जगह पे आपको थोड़ा अंतर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 2022 और 28, तो इसके आगे एक एरो लगा है, ये लगभग बताता है भैया। ये क्या बताता है? अप्रॉक्सीमेट, लगभग बताता है, एग्जैक्ट नहीं वैल्यू है। और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा रही है। तो इस तरीके से इसमें अगर थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है तो इन चीज़ों को वो मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें, जो प्रॉफिट हुआ है 194 यहाँ पे करोड़ देख सकते हैं, 54 करोड़ का इसको नुकसान हुआ था, 220 करोड़ का फिर से इसको प्रॉफिट हुआ। कब? 2025 में। 2025 में 220 करोड़ का हुआ था प्रॉफिट। वहीं पे 2024 में 54 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2023 में बात करें तो 194 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखो डाटा बहुत ज़रूरी होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना। ग्रोथ के बारे में बात करें भैया, तो याद रखना 2024 में क्या हुआ था भैया, गिरकर लॉस में गया था, लेकिन 2024 में फिर से प्रॉफिट में आ गया। 25 में रेवेन्यू लगभग 25 से 26% की वृद्धि दिखाता है, 25 से 26% बढ़ा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना, 26 में भी इसकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं आईपीओ क्यों आया है। सबसे बड़ा चीज़ है आईपीओ क्यों आया है और पैसे कहाँ खर्च होंगे, क्या जरूरत पड़ गई इसको आईपीओ लाने की। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, आईपीओ से जुटाए जाने वाले फंड का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? कर्जा चुकाने में किया जाएगा, खासकर अमेरिका आधारित सब्सिडरी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम इसको कर्जा चुकाने में यूज किया जाएगा। भारत में कई नई ऑफिसें खुलने वाली हैं, ऑफिस खुलने वाली हैं, किसकी? फ्रैक्टल एनालिटिक्स की। तो उसके ऊपर जो है इन्वेस्ट होगा। फिर उसके बाद रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसके खर्चा होगा। वहीं पे सेल्स के और मार्केटिंग के ऊपर भी ये निवेश करने वाले हैं। संभावित किसी कंपनी का अधिग्रहण भी करें। अधिग्रहण का मतलब एक तरीके से समझ लो, कोई कंपनी का शेयर ये खरीद सकते हैं, अपने अंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जो कर्जा चुकाने की बात है बहुत कम है, अभी हम बात करेंगे कितना है, बहुत कम है। तो कर्जे का उतना दिमाग मत में रखिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नई ऑफिस खोलना चाहते हैं, सेल मार्केटिंग में लगाना चाहते हैं, और भैया दूसरी कंपनी को भी ये खरीदना चाहते हैं, यानी उनके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है एक आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। चलो बात करते हैं खर्चा कहाँ पे जाएगा भैया। तो जो हम कर्जे में बताए थे भैया, कर्जे में, तो कर्जे के लिए यहाँ पे 264.9 करोड़, ये ऑफिशियल नोटिस है उसका। वहीं पे परचेज लैपटॉप को खरीदने के लिए 57 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं पे ऑफिस बनाने के लिए भैया, इंडिया में ऑफिस बनाने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। और वहीं पर बात करते हैं भैया, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट, सेल्स और मार्केटिंग के लिए 355 करोड़ लगने वाला है। बाकी के जो पैसे होंगे भैया बताया नहीं क्या करेंगे, वो दूसरे कंपनी को खरीदने में लगाएंगे, यानी शेयर्स के खरीदने में लगाएंगे। तो ये अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं वो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, आईपीओ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें भैया। तो यहाँ पे जो इसका प्राइस बैंड है
प्राइस बैंड 857 से 900 के बीच में रखा गया था। हालांकि ये अनुमान लगाया जाता है कि 1000 प्लस जाएगा, लेकिन ये तब फिर भी 800 से 900 के बीच में रखे, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर अगर मान लो कोई भी आदमी है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो कम से कम 13,712 रुपये उसको इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है, क्योंकि जो इसका प्राइस है 857 रुपये कम से कम है। और भैया कम से कम क्या, एक लॉट अगर खरीद रहा है तो एक लॉट में कितने 16 शेयर होंगे, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये आएगा आपका 13,712 के आसपास आएगा। तो वही कम से कम इतना रुपया खर्च करना पड़ेगा। बाकी आप 16 मल्टीप्लाई 9 यानी कि आप 144 यानी 14,400 रुपये के आसपास भी खरीद सकते हैं। अगर आप इसको किस रेट से खरीदते हैं, 9 के रेट से खरीदते हैं, 900 के रेट से। 857 के रेट से खरीदेंगे तो 13,700 के आसपास आएगा, जो बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर खरीदना है तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम गलती यहीं पे करते हैं, सबसे हम मिनिमम साइज पे इस पे खरीद लेते हैं 857 पे। 857 पे खरीदते हो, फिर आपको मिलता नहीं है, फिर परेशान हो जाते हो। इस तरीके से ध्यान में रखना है। बात करते हैं इशू साइज की, तो यहाँ पे इशू साइज जो है वो रखा गया है 2833 करोड़। कितना रखा गया है, 2833 करोड़ रखा गया है, ठीक है। चलो अब यहां पर भैया हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। पहली बात, जो हमारे इशूज आए हैं किस टाइप के हैं, तो यहाँ पे याद रखना फ्रेश इशू भी है, मतलब कंपनी खुद का भी शेयर उतार रही है। और उसके बाद कुछ ऑफर फॉर सेल भी है, मतलब कुछ इसके पहले से इन्वेस्टर थे, वो अपना हिस्सा, अपना शेयर बेचना चाहते हैं, वो भी रख रहे हैं। जिसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो लगभग 1023 करोड़ के आसपास होगा, 1023 करोड़ के आसपास होगा। ये क्या होगा, फ्रेश इशू होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं किसके ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करें भैया, तो ये होगा 1810 करोड़ के आसपास, 1810 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होगा। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो टोटल जो हमारा आएगा वो 2833 करोड़ के आसपास आएगा। कितना आएगा, 2833 करोड़ के आसपास आएगा। तो ये ठीक है। हालांकि ये 1810 जो है ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ऑफर फॉर सेल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी आप और भी जानकारी देख सकते हैं। मेरा निर्णय क्या है, अगर देखें तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आईपीओ खरीदो या मत खरीदो, ठीक है। यह निर्णय पूरी तरह से आपके दर्शकों, मतलब जो हम देख रहे हैं वीडियो भैया, उनके ऊपर निर्भर करता है क्या आप इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अगर मान लीजिए सर आप ही खरीदना चाहते तो क्या करते, तो भैया अगर मैं खुद फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आईपीओ पर निर्णय लूं तो मैं खुद इसे खरीदना चुन सकता हूं, मतलब मैं खुद खरीद सकता हूं, ठीक है। क्योंकि भारत की ये पहली प्योर प्ले एआई है। कैसी है, प्योर प्ले एआई कंपनी का आईपीओ है, ठीक है। और इस सेक्टर में लंबी अवधि के अवसर हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज खत्म हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। पर ध्यान दें कि आईपीओ निवेश भैया जोखिम के साथ लाता है, जोखिम साथ में लाता है। और यह शेयर मार्केट पर निर्भर रहेगा, तो इस तरीके से शेयर मार्केट के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जीपीएम के बारे में भैया, सॉरी जीपीएम करें, जीएमपी के बारे में बात करें तो जीएमपी, स्टार्टिंग में भी हम शायद जीपीएम बोल रहे थे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं 4 फरवरी को जब ये आया, 4 फरवरी को जब ये आया तो 4 फरवरी का इसका जो जीएमपी था वो लगभग 165 रुपए के आसपास था। जीएमपी का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लो कि आदमी कोई भी लेकर के आता है, कोई भी आईपीओ लेकर के आता है, तो उससे कितना रुपया कोई ज़्यादा देना चाहता है, तो उस समय जो इसकी भैया 18%, लगभग 18 सही 1/3%, 18 सही 1/3% जो है क्या हो रहा था भैया, ज़्यादा बताया गया था कि इतना पैसा हम देने के लिए तैयार हैं। फिर वो 5 फरवरी को घट के आ गया कितने पे, 99 पे। और फिर अभी भी ये 90 पे आया, और अभी ये 6 तारीख को भी कितने पे है, 99 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। पहले ये एक बैग घटा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये हो सकता है बढ़े, तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी इंतज़ार कीजिए, 9 अभी दूर है। 9 फरवरी को ओपन होगा, 11 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो 9, 10, 11 3 दिन आपके पास समय है। 11 को आप खरीदिएगा। 11 को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने जोखिम पे ध्यान रखिएगा। डिस्क्लेमर में पहले दे दूं, जो भी आप काम कीजिएगा, जो भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा भैया, वो अपने जिम्मेदारी पर कीजिएगा। ये किसी के कहने पर, किसी के मानने पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, आपको भी लगाना है, आपको लगाना है, और इसमें भैया वित्तीय जोखिम शामिल होता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैं डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप 12 बजे के पहले खरीदिएगा, अगर खरीदिएगा तो 12 बजे को, 11 तारीख को 12 बजे दोपहर से पहले आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। कल सुबह सुबह होते होते ही आपको
दूसरा वीडियो मतलब आय के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसके ऊपर भी हम ऐसे शानदार जानदार तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।